किताब में सबकी बुनियाद में एक पैट्रियार्की है और जो प्रतिसत्तात्मक समाज है और समाज प्रतिसत्तात्मक है तो उसकी अभिव्यक्ति और सभी दायरे में होती है, राज्य के दायरे में भी होती है। राज्य की भूमिका को प्रगतिशील होना है, राज्य की ऐसी भूमिका होनी है कि अगर समाज प्रतिसत्तात्मक है तो राज्य उसको उस प्रतिसत्ता को तोड़ने में भूमिका निभाए। ये राज्य की भूमिका थी और वहाँ पर राज्य की जो असफलताएं हैं उसके बारे में भी शरद ने अपनी बात की। तो मैं इसी को इसके पहले कि मैं बात माइग्रेंट्स पर बात करूँ, मैं कुछ सामान्य बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरा मूल रूप से विषय जो पहले स्मिता ने बताया था वो नीति को लेकर के था, राज्य की नीतियों को लेकर के, सोशल जो पॉलिसी है। और मैं तो शिक्षक हूँ, शरद फील्ड पर या बाकी लोग सब फील्ड में काम करते हैं, तो मेरा ज़्यादा इंगेजमेंट जो है वो सोशल पॉलिसी के साथ रहा है पढ़ाने के लिए। और साथ साथ इवन में एक समय में काम करता था लॉबिंग का, जो लॉबिंग का काम है, तो उसमें ये सब सवाल, वायलेंस के सवाल भी उसमें आते हैं। तो मैं अपने उन दोनों अनुभवों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग और कुछ पहले के जो वायलेंस के खिलाफ में काम था उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात है कि जब हम लोग पॉलिसी बोलते हैं तो हम लोग आमतौर पर पॉलिसी का मतलब होता है स्टेट के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि समाज के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन समाज की बात इस संदर्भ में करते हैं कि स्टेट ने समाज से कैसे डील किया, या स्टेट ने जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कैसे डील किया। लेकिन बुनियाद में एक स्टेट होता है। अब ये स्टेट किस तरह से होता है, क्या होता है, उसका मतलब होता है स्टेट का कि एक तो आपका कानून का ढांचा है, कानून अपने आप में और कानून का पालन अपने आप में एक स्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो दूसरा ढांचा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर का होता है, जहाँ की आप कहते हैं कि कानून, खास करके कानून का जहाँ उल्लंघन हुआ किसी भी मामले में, उस वहाँ पर आपको उसको लॉ एंड ऑर्डर का भी उल्लंघन है तो उसका रिवर्सल जो चाहिए वो करना होता है। और एक पॉलिसी भी अपने आप में एक शब्द है, इसका मतलब होता है कि जनरल डायरेक्शन, पॉलिसी कोई लॉ नहीं है, कोई भी एक पॉलिसी बनाई जाए उसको उसका पालन नहीं अगर हुआ तो उसको आप कोर्ट में घसीट नहीं सकते हैं ना, कोर्ट में ले जा कर सकते हैं, सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई, देखिए लागू नहीं करिए, कोर्ट कर सकता है कि करो, लेकिन उसको कोई सजा नहीं हो सकती। कि पॉलिसी एक जनरल डायरेक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह, माने एक सामान्य दिशा निर्देश है कि वो एक दिशा सेट करता है लेकिन बाध्य नहीं कर पाता है, लेकिन वो भी एक काम है। और उसके अलावा स्टेट का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, ढांचा। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपके कमीशन आते हैं, स्टेट यूनियन कमीशन आता है, स्पेशल कोर्ट हो सकता है, स्पेशल सेल हो सकता है, या आपने और कई तरह के, आपने कहा कि बिहार में या और राज्यों में अलग अलग तरह के ढांचे बने हुए हैं जिसके जरिए आप, जैसे ये क्राइसिस सेंटर का या वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, ये सारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, SC/ST का कमीशन है या बाकी तरह के कमीशन है, ये सब कुछ पॉलिसी का ही पार्ट है। पॉलिसी के तहत अलग अलग तरह के ढांचे बनाए जाते हैं ताकि जो दिशा निर्देश तय की गई उस दिशा निर्देश को कानून के जरिए उसको फोर्स किया जा सके, उसको लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के जरिए फोर्स किया जा सके, उसको इंस्टीट्यूशंस बना के, ताकि कहीं वो सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है, कहीं वो इंस्टीट्यूशन मॉनिटर करने के लिए काम करता है, कहीं वो उसको एक्चुअली ऑडिट करने का काम करता है। तो ये इंस्टीट्यूट और कहीं रिड्रेसल का भी काम करता है, क्योंकि कई कमीशन को पावर भी ना, कई जगह वो रेफरल का काम करता है। और इसी तरह से आपके दूसरे भी जो पॉलिसी के ढांचे हैं जिसमें कि फाइनेंस भी आता है, शरद ने भी उसकी बात की कि क्या प्रावधान है, कितना पैसा है उसके लिए। तो ये हमारे पॉलिसी का आमतौर पर बड़ा दायरा है। और ये पॉलिसी अगर सही है और पॉलिसी के लिए जो प्रावधान है वो भी इन्फोर्स किए जा सकते हैं, तो उम्मीद की जाती है कि स्टेट पॉलिसी समाज के अंदर में जो पैट्रियार्की है, पितृसत्ता है, उसको बदलने में भूमिका निभाएगी। आमतौर पर जो समाज की जो पितृसत्ता है उसका बदलाव, अगर ये माने कि समाज को खुद करना है तो ये गतानुगति की बात है। धीरे धीरे तो समाज में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। हम जब पढ़ते थे, हमारे समय में लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में क्लास के अंदर में आगे में जैसे एंट्री 2 दरवाजे होते थे, तो एक दरवाजा से एंट्री किए तो आगे यानी आपका ब्लैक बोर्ड है, टीचर का टेबल है,
और इस दरवाजा और इस दीवार में जहाँ की ब्लैक बोर्ड है, तो दाहिने साइड में उसमें थोड़ी जगह होती थी, इसमें 2 बेंच लगते थे, लड़कियां वहाँ बैठती, बाकी सारे के सारे लड़के होते थे। जब टीचर का क्लास खत्म होता था तो लड़कियां टीचर के पीछे पीछे कॉमन रूम में जाती थी और वहाँ से वो नजर गड़ाई रखती थी कि अगला टीचर कब क्लास में जाने वाला है। जब टीचर अपना कॉमन रूम से निकला तो उसके पीछे पीछे फिर लड़कियां भी आती। हमारे समय में ऐसे ही था, अब वो काफी बदल गया। तो सामान्य रूप से तो बदलाव होता है, लेकिन समाज का बदलाव और भी सामाजिक तरीकों से होता है। कोई बड़े सामाजिक आंदोलनों से होता है, सुधार आंदोलनों से होता है। अपने देश में सभी राज्यों में एक सी स्थिति नहीं, इसके पीछे एक राज्य की भूमिका हो सकती है। जैसे एक उदाहरण दूं कि शरद ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कैसा है। आप महाराष्ट्र में जाके देखिएगा, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की एक बस नहीं जाती। अगर बहुत ज्यादा नहीं जाती है तब भी एक बार कम से कम उस गांव तक जाती है, उस गांव से निकलती है, ब्लॉक टाउन तक आती है और फिर गांव तक वापस जाती है। कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां बस नहीं जाती। लेकिन अब केरल का उदाहरण दें तो बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हुए, जिसके कारण से भी वहाँ पर औरतों की स्थिति में बदलाव हुआ। हमारी बात अभी मेरी बात केवल पॉलिसी तक सीमित है, तो मैं उसी के संदर्भ में आपसे बात करूँगा। अब इसके पहले की पॉलिसी के जनरल में आपके सामने मैं आपके सामने में एक उदाहरण रखूंगा और आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप इसको पढ़ें। ऐसा है कि जैसे सीडॉग सरल देखिए, लेकिन अपने यूएन का सिस्टम है, उसमें यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज जो है, यूएनएचसीआर जो कहते हैं तो उसके अंदर में एक स्पेशल रैपोर्टर होता है जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। तो पहले सर्बिया की कोई लेडी थी, टर्की की कोई, अभी मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये जो स्पेशल रिपोर्टर उनकी टीम होती है, ये अलग अलग देशों को विजिट करते हैं और रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट देते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के मामले में स्टेट पॉलिसी की क्या स्थिति है और स्टेट पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है। भारत का जो ये लास्ट जो रिपोर्ट है, अभी वो ड्यू है, अगला रिपोर्ट संभवतः कुछ समय में आएगा, वो 2014 में ये लास्ट रिपोर्ट आपको यूएन स्पेशल रिपोर्ट का रिपोर्ट मिलेगा। 2014 मई के आसपास में ये रिपोर्ट जमा हुआ और 20-22 पेज का रिपोर्ट है। मैं कहूँगा कि आप पढ़िए उसको और उसी के बाद आप जब यूएनएचसीआर के साइट में जाएंगे, सब्जेक्ट चुनेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वगैरह, तो ये मिल जाएगा आपको। और उसका एडेंडम होगा, यानी कि सरकार ने जो रिमाइंडर भी दिया है, तो सरकार फिर कहती है कि हम इससे सहमत हैं इस रिपोर्ट से या नहीं। भारत सरकार आम ने काफी हद तक रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और उसमें सरकार का जो रिमाइंडर भी उसके साथ मैंने आपके इस प्रोग्राम के लिए वापस उसको पढ़ा। पहले तो पढ़ा ही था और मैंने पढ़ा और मैंने उसके लिए थोड़ा सा नोट्स बनाया। बहुत थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा और आप समझें कि स्टेट पॉलिसी और समाज में जो सत्ता है, उस स्टेट पॉलिसी की सत्ता को क्यों नहीं तोड़ पाएगी। इसके कुछ अनुभव मिलेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा जवाब मिलेगा, लेकिन इसके कुछ ना कुछ आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे या आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा कि आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, सत्ता को समाज क्यों नहीं तोड़ पा या सरकार क्यों नहीं तोड़ पा। अब 9 मैंने इसमें से केवल पॉइंट्स नोट किए हैं, सवाल के रूप में मैंने नोट किया। मैंने सोचा कि आपको ऐसे बताऊं सवाल के तौर पर, और आप सोचिए कि ये सवाल जायज है नहीं है या आपके पास क्या इसका जवाब है। अब उस रिपोर्ट ने कहा कि जो भारत में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है ये काफी हद तक सिस्टमिक है, यानी कि ये व्यवस्था जन्य है। ठीक है, भारत सरकार कहती है कि नहीं है, व्यवस्था जन्य नहीं है, छिटपुट उदाहरण है, घटनाएं हैं, घटनाएं होती है, व्यवस्था उसको भाग नहीं देती। अब व्यवस्था जन्य अगर हम कहेंगे तब आप सोचेंगे कि क्या हमारी पुलिस सेंसिटिव है, क्या वो उस पर कदम उठाती है, क्या वही वायलेशन करती है। एक सिपाही किसी चौराहे पर खड़ा होकर 4 डंडा किसी को भी मार सकता है और मारने के बाद आप क्या बिगाड़ लीजिएगा, आप बेइज्जत हो सकते हैं, आप क्या बिगाड़ लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। बहुत होगा कहेगा अभी मैं बताता हूँ, मेरा बहुत पहुँच है, लेकिन किसी क्या ये सब होता है सिस्टमिक। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं वो 14 साल के बाद जब उनको छोड़ा जाता है तो इसको कहते हैं सिस्टमिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये सिस्टमिक है। जब ब्रज बिहारी सिंह रेसलर्स जो हमारे देश के लिए जिन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पदक ला के दिए, जब उनके आरोप के बावजूद से गिरफ्तार तक नहीं किया जाता
यहाँ तक कि वो डरा के धमका करके वो पॉस्को एक्ट के तहत जो अपना मामला था उसको ड्रॉप करा देता है। तो इसको कहते हैं ये सिस्टमिक वायलेंस। यहाँ सिस्टम जुडिशरी सब उसका साथ देते हैं। यहाँ पर बिना किसी आरोप के पत्र दाखिल हुए 5-5, 10-10 साल से लोग जेलों में रहते हैं। ये भी हुआ है कि 30 सालों के बाद लोगों को कोर्ट ने फाइनली रिहा किया और तुरंत बिहारी सिंह को दिल्ली के कोर्ट से कल या परसों एक्सक्यूज मी सर, ब्रजभूषण एक्सक्यूज मी। हाँ, ब्रजभूषण तो अगला हियरिंग तक के लिए उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। तो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं ये है सिस्टमिक वायलेंस का मामला। लेकिन आप सोचें कि भारत सरकार के हिसाब से चूंकि नहीं है तो क्या अपने देश में महिलाओं के खिलाफ वायलेंस सिस्टमिक वायलेंस है या ये नहीं? इसमें मैं विस्तार से एक पक्ष है जो कि संतोष जी बोलेंगे कि सिस्टमिक वायलेंस तो यहाँ भी दिखाई पड़ता है कि जैसे कहते हैं कि हमारे जो लॉ इन्फोर्सर वही लॉ का उल्लंघन करके औरतों पर वायलेंस करते हैं। तो जेलों में क्या होता है हमारे औरतों के साथ, ये संतोष तो बताएंगे तो समझ में आता है कि सिस्टमिक वायलेंस किसको बोलते हैं और क्या सिस्टम ही वायलेंस करता है या नहीं। दूसरा अगर कहें कि वो बोलते हैं कि रिपोर्ट ने कहा कि भारत में भारतीय राज्य और समाज ये फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल जो एब्यूज है औरतों का प्राइवेट स्पेयर में, घर के अंदर में या अपने पब्लिक स्पेयर के बाहर में, उसको वो टॉलरेट करता है। क्या है होता ही है, बदलेगा जो बदलेगा हम बदलेंगे टाइप का कह के चाहे छोड़ दें उसको, यार ये तो होता ही है। आमतौर पर हम लोग यही करते हैं, बहुत बुरा है लेकिन होता ही है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ पर यही स्थिति है। सरकार कहती है कि ऐसा नहीं है। ये भी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि हमारा राज्य इसको टॉलरेट नहीं करता। इसी तरह से अगला था कि जहाँ उन्होंने ये कहीं में आपको लगेगा कि शायद एक ही पॉइंट वैसे है नहीं, उसमें बारीक फर्क है। वो रिपोर्ट में है कि सेक्सुअल वायलेंस जिसमें कि रेप और सेक्सुअल हरासमेंट ये बहुत ही व्यापक रूप से प्रचलित है। सरकार कहती है कि नहीं, भारत में ये सब कुछ व्यापक रूप से प्रचलित है। तो जो ये सवाल एक और शरद ने उठाया, पहले केस दर्ज क्यों नहीं होते? तो अगर आप डिनायल मोड में है ना, अगर स्टेट डिनायल मोड में होगी कि नहीं ये तो कुछ उदाहरण होते हैं हम तो दर्ज करते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। आप बढ़ा के मत बोलिए कि एकदम खाली हिंसा ही हो रही है, हर औरत के साथ हिंसा ही हो रही है। भले एनएफएचएस का आंकड़ा कुछ भी कहता है ना। और आप समझ सकते हैं कि एक सर्वे करने वाला किसी के घर को नॉक किया, उसने औरत से पूछा कि आपके साथ कोई हिंसा हुई है, कितनी औरतें, और उस समय में घर के लोग भी होंगे, वही पति भी हो, साथ बैठा हो, बेटा बैठा हो या सास बैठी हो और लोग बैठे हों, कितनी औरतें हिम्मत करेंगी कहेंगी कि हाँ होता है। उसमें आप पूछते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है क्या कभी तुमको, और वो कहेगी कि हाँ वो भी हुआ है, मेरे घर में मारा है, मेरी ये सास बैठी हुई है इसने मुझे मारा है। अगर तो एक तो है कितना अंडर रिपोर्टिंग होगा, इसकी रिपोर्टिंग बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे इसके बावजूद ये जो हमारा जो पारिवारिक सर्वे होता है तो जो सरकार करती है ना, सरकार का इंस्टीट्यूशन है IFTS मुंबई में, ये किसको करता है तो ये इसमें 61% मतलब लगभग 2/3 और थोड़ा सा कम है, ये कहती हैं जो विवाहित महिलाएं हैं, इन्होंने उसके बावजूद इस माहौल में सर्वे होता है उसके बावजूद कहा कि हिंसा होती है, उनके साथ हुई है, कम से कम एक बार उसके साथ हुई है। और जो अविवाहित जो महिलाएं हैं यानी कि आमतौर पर अपने पिता के घर में या माँ के घर में जो रहने वाले लड़कियां हैं, वो भी 1/4 लड़कियों ने कहा कि उनके साथ ऐसी हिंसा हुई। तो जहाँ ये स्थिति है, लेकिन जब सरकार इसको डिनाई करती है, डिनायल मोड में जाती है, तो क्या होता है कि केसेस का रजिस्ट्रेशन कम होता है। हाँ, केस रजिस्ट्रेशन अगर NCRB का डेटा हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि केस रजिस्ट्रेशन में पहले से सुधार दिख रहा है। केस रजिस्ट्रेशन लगभग पूरा तो गुना नहीं हुआ है, लेकिन आप कर सकते हैं कि करीब 85% लगभग उसमें बढ़ा है। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो ये चेतना है, जो महिलाओं के संगठन काम कर रहे हैं, महिलाओं में भी जागरूकपन आया है, इतना सिविल सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, और सपोर्ट का स्ट्रक्चर खराब हो, ये जो चेतना और ये जो सिविल सोसाइटी का सपोर्ट मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाती है, जिसके कारण से ये सपोर्टिंग बड़ा डेटा है सर, 85% अगर नहीं थी बहुत अच्छा डेटा। हाँ,
ये हुआ है, लेकिन आपको पता चलेगा, आप जिसको बात कर रही हैं उसका देश क्या था। पूरे देश में औरतों के खिलाफ वायलेंस के 2 लाख के आसपास ना 2.25 लाख के ही केस पहले रजिस्टर्ड थे, जो ये करीब 14-15 साल में बढ़ करके वो 4 लाख कुछ हुए हैं, 85% बढ़े। तो अगर आपको क्या लगता है कि पूरे देश में 40 लाख केस होंगे, तो आप समझ सकते हैं ये है स्थिति आपके रिपोर्ट केस रिपोर्टिंग का। मैंने तो कहा कि इसको दिखाने के लिए नहीं सब कुछ अच्छा हो गया रिपोर्टिंग, मैं तो केवल ये बता रहा था कि जितना आई है और आप लोग जो काम करते हैं इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ा है, लेकिन इतना मंजिल कितना दूर है आप अंदाजा लगाइए कहाँ हम लोग हैं। इस पूरे देश में यही रिपोर्टिंग की स्थिति है हमारे। तो इसमें जल्दी से मैं कुछ और पॉइंट्स सुना देता हूँ। ऐसे ही ट्रैफिकिंग का केस है, रिपोर्ट करता है कि वाइड स्प्रेड है, सरकार इसको कहती है कि नहीं ट्रैफिकिंग के केसेस कुछ होते हैं, केसेस को कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन आप इसको व्यापक मत करिए। इम्प्लीमेंटेशन जो है लॉ का वो रिपोर्ट करता है कि इफेक्टिव नहीं है। सरकार कहती है कि हमने काफ़ी रिसोर्स दिए हैं, बहुत सारे ये किया है वो किया है, वन स्टॉप सेंटर किया है, इतनी चीज़ें कर दी हैं, और आप कैसे कर सकते हैं कि हमारे इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव नहीं, क्यों भूल हो सकती है ना, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इफेक्टिव नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या महिलाओं और औरतों के खिलाफ वायलेंस में जिस इंटरसेक्शनलिटी की बात अभी सरद बोल रही थी, जैसे कास्ट या कम्युनिटी फैक्टर जो है, रिलीजन का फैक्टर है, तो क्या ये कोई रोल प्ले करता है? अब रिपोर्ट का कहना है कि ये तो करता ही करता है, और परपिट्रेटर्स में यानी जो हिंसा करने वाले हैं उसमें तो पुलिस अफसर भी हैं, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एमएलए या जिस हमारे ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग भी हैं, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कम्युनिटी के भी मेंबर हैं। कई जगह कम्युनिटी मेंबर्स में साफ साफ देखे तो खाते चाय कहीं जैसे उदाहरण आते हैं। तो ये रिपोर्ट करती है कि ये सब है, और रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है कि पुलिस अफसर कैसे हिंसा करते हैं। तो इसका ये संतोष जी आपको आगे बोलेंगे। सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा इस तरह का नहीं है कि ये कोई कास्ट फैक्टर इसके पीछे नहीं है, सामान्य हिंसा के मामले में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें जुडिशियरी भी आता है, क्या ये रूल ऑफ लॉ के आधार पर पूरी तरह काम करता है? जो कानून आइन बना हुआ है क्या उसके आधार पर पूरी तरह काम करता है? क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है, उस मानदंड पर खरा उतरता है? रिपोर्ट कहती है नहीं, सरकार कहती है कि सवाल ही नहीं, हमारा पूरा काम करता है। लेकिन हमने एक उदाहरण की और ब्रजभूषण सिंह का एक उदाहरण ही आपके सामने में रखा कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो काम करता है। और इसके ऊपर में आगे देखेंगे तो आपका फिर पुलिस का नॉन कोऑपरेशन से लेकर के, करप्शन से लेकर के किसका फोन आया, किसकी पैरवी आई, कैसे सेटिंग हुआ, ये सारा का सारा सिस्टम जो है, और आम लोगों के पीछे जो जितने नीचे हैं वो स्टेट का वायलेंस झेलते हैं, और जितने ऊपर में जो लोग हैं वो उतना ही ज़्यादा आराम से उससे बचते भी हैं। तो ये रिपोर्ट, लेकिन इवन का रिपोर्ट इसको रेखांकन करता है। सर, उस रिपोर्ट का पूरा नाम क्या बताया? आप जाइएगा UNHCR में स्पेशल रिपोर्ट ऑन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, UNHCR यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर कमिश्नर फॉर रिव्यू, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिव्यू, ये उसका फुल फॉर्म। हाँ, ये स्पेशल रिपोर्टर होते हैं। स्पेशल रिपोर्टर का जो रिपोर्ट है, लास्ट रिपोर्ट 2014। और अंतिम 2 पॉइंट और तरीके से बताऊं कि हमारे यहाँ जब अपराध कोई करता है औरतों पर, तो क्या उसके मन में ये रहता है क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, कुछ होगा नहीं, उसको सेंस ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या नीडर हो गए, पेट धड़क करते हैं, देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। रिपोर्ट इसको आइडेंटिफाई करता है कि भारतीय समाज में ये जो, और इसको वो आइडेंटिफाई करता है कम्युनल वायलेंस के सेंस में, कि जब कम्युनल वायलेंस होता है कभी भी, तो सबसे ज़्यादा औरतें, बच्चे यही उसके ज़्यादा शिकार होते हैं। औरतें खास तौर पर, कि उसको माना जाता है कि कम्युनिटी के भी ऑनर का वो कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधित्व करती हैं औरतें, इसीलिए औरतों पर सबसे ज़्यादा अटैक किया जाता है। लेकिन जब औरतों पर अटैक करने वाले लोग मान कर चलते हैं कि हम कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनके पीछे पूरी ताकत है और अपने देश के बारे में ज़्यादा, तो मुझे भी कहेंगे सर आप लोगों को जरूरत नहीं है, हमें समाज में चाहे जो भी कहना हो, लेकिन सरकार इसको भी खंडन करती है कि ये नहीं है।
और अंतिम इसमें एक पॉइंट मैंने जो नोट किया था वो कहता है कि जो इफेक्टिव रिट्रेसल अगर नहीं हुआ, यानी कि जो वायलेंस के केसेज हैं अगर उसका समाधान नहीं हुआ, उसमें न्याय नहीं मिला, तो फिर हिंसा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है। और कहता है कि भारत एक ऐसा ही देश है जहाँ महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो हिंसा है वो समाज में बहुत आम तौर पर उसका एक नॉर्मलाइजेशन हो गया। ये आपको रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स में चाहता था बताना, जिससे आपको समझ में आए कि जो पॉलिसी लेवल पर जो हम लोग बात करते हैं कि कानून तो अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा कैसे होगा जब हम समस्या को ही डिनाई कर रहे हैं, हम उसका इनकार करें कि समस्या तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत है, कहीं कहीं कुछ घटनाएं हम लोग देखते हैं उसको, लेकिन समस्या को समस्या मानने के लिए अगर तैयार नहीं होंगे तो इसका कोई समाधान मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने शायद अपना होगा पूरा कर दिया है समय का, तो मुझे लगता है मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा। एक केवल अंतिम बात है, मुझे एक बात समाज के स्तर पर और सिविल सोसाइटी के स्तर पर भी दिखता है। सिविल सोसाइटी को लेकर दो बातें कहना चाहूँगा। लेकिन पहली बात यह है, असल में हमारा पूरा जो कानून का सिस्टम है, ये कानून का सिस्टम केवल सजा देने के ऊपर केंद्रित है और पूरा समाज एक तरह का उनका पैसा ही हो गया कि बलात्कारी को फांसी दो, अगर फांसी दे दिया गया तो समस्या हल नहीं हुई। तो पूरा का पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसको बहुत आराम से आप मोड़ सकते हैं कि और कड़ी सजा दो, है ना। जैसे आपने वर्मा कमेटी ने कितने तरह के सजेशन दिए। क्रिमिनल एविडेंस एक्ट का जब जो चेंज हुआ उस घटना के 2012 के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो आया, आप देखिए उसमें तो वर्मा कमेटी का कौन सा रिकमेंडेशन लिए गए, ज्यादा कानून के रूप में ज्यादातर रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसमें शामिल नहीं किया गया, केवल सजा से संबंधित को शामिल किया गया। इसी तरह से आपको जो बाद में उस कानून में और थोड़े जो 2018 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसमें यही कहा गया कि 12 साल से नीचे की व्यक्ति के साथ जो रेप करते हैं उनको फांसी की सजा दी जा सकती है। तो सजा पर आधारित तो है, और इसीलिए क्या होता है कि हमारा गुस्सा कोई एक आध घटना पर फूट पड़ता है। तो निर्भया के केस पर ये आउटरेज वाला ना, पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स है आउटरेज पर है। एक घटना घटी है उस पर केवल गुस्सा पर है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो राजस्थान में भी उतनी जगह ने घटना घटी थी और मुझे याद है नसीमा ने उसके ऊपर लिखा भी था। उसके बाद उसी तरह की घटना एक हरियाणा में आई थी, और हाथरस की घटना है ना, हाथरस की घटना हुई है, कोई आउटरेज हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर आउटरेज पर बेस्ड अगर हम समझते हैं कि कोई एक घटना पर आउटरेज करके हम अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को हम लोग कहीं एड्रेस करने जाते हैं, तो ये तो खामख्याली है ना, इससे होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो रूट कॉज को जो है पैट्रियार्की, जो सत्तात्मक जो पूरी सत्ता सत्ता है, उसको वो चोट नहीं कर रहा, वो एक केस को कर रहा है, एक घटना को भी कर, और इसीलिए नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि उस घटना के बाद ही तो लोग करते रहे, है ना। ये सब कितना भूषण का केस है, उसको तो बात के ही केस है, क्या हो गया, क्या कर रहे हैं इसको। तो ये एक तो पहली बात है कि ज्यादा जो फोकस जो है वो हमारा जो फोकस है वो सजा अनिवार्य है, केसेस जब होते हैं तो सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा के साथ साथ और यहाँ पर जो प्रिवेंट करने का मामला है उसको रोकने के लिए जो बड़े पैमाने पर समाज में सामाजिक चेतना, सामाजिक जागरण, सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, और जो बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा करना है, जिसकी बार बार बात कर रही थी शरद की। आपने कहाँ पर बना दिया? अगर आपने कोई एक हेल्थ सेंटर बनाया है तो कहाँ पर बनाया है, कैसे जगह पर बनाया है, क्या साधन है, कितने लोग हैं? एक आपको सेंटर है जिसमें कि एक डीपीओ को होना है, 2 या 4 मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितने काउंसलर होने हैं, 3 लॉयर को इम्पैनल होना है, क्या 3 लॉयर इम्पैनल हैं, क्या किस तरह के लॉयर इम्पैनल हैं, केस को कितना परसू कर पाएंगे, है ना, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी किस तरह की है कि आप दूसरे साइड के साथ करके मामले को रफा दफा कर लेंगे, क्या करेंगे, वो भी हैं कि नहीं है ना। तो ये जो पूरा एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है और तो विक्टिम के साथ खड़ा होना, उसके ऊपर में जो हम है केवल
एक तरफा जोर के और सजा पर लेकर के है। लेकिन एक समाज है जो कि ऐसे भी रोड पर लिंचिंग करता है, किसी को पीट के मार देता है, उसका कपड़ा देख करके, उसके खाना को देख करके, वो उसके लंच बॉक्स में क्या है क्या नहीं है, इसके सब की बुनियाद पर किसी को मार देता है। वो समाज तो अधिक से अधिक सजा पर ही खुश होगा, है ना। वो समाज समस्या का रिलेशन नहीं चाहता, वो विवेक का इस्तेमाल भी नहीं चाहता। ये ऐसा ही समाज है, ये बन गया है। और हम लोग को कम से कम इस मामले में सचेत होने की जरूरत होगी कि उसी का हिस्सा बन करके आप वायलेंस अगेंस्ट वीमेन का आपके मामले पर कुछ कर नहीं पाएंगे। इससे कुछ अलग सोचने की आपको जरूरत होगी, और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी जो नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत होगी कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए मैं अभी भी कहूँगा कि ये जो वायलेंस का मामला है औरतों के खिलाफ में, ये सिस्टमिक है। लास्ट पॉइंट जो सुनीता ने पूछा, देखिए जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जो बात है, तो कई तरह के ग्रुप्स पर वायलेंस है, जैसे इंटरसेक्शनलिटी की बात कर रही थी। तो उस वायलेंस में जो माइग्रेंट औरतें होती हैं वो इसलिए ज़्यादा उनके ऊपर में ये वायलेंस होने के चांस होते हैं, गुंजाइश ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने घर से दूर होते हैं। यानी कि आमतौर पर जो सपोर्ट सिस्टम जो एक लोकल होता है, उससे भी वो वहाँ पर पूरी तरह से उनको नहीं मिलता, वो भी सपोर्ट नहीं होता है। एक आपको कई बार अनजान किस्म के एक माहौल में जाना होता है, कई बार वो बिना परिवार के जाते हैं लोग, जब ठेकेदार लेके जाते हैं। तो इसके कारण से माइग्रेंट औरतें और भी ज़्यादा इसको कहते हैं कि वल्नरेबल हैं, और ज़्यादा डिसार्म्ड हैं, उनके पास वो उपाय नहीं है। जो सामान्य औरतों को थोड़ा बहुत भी जो सपोर्ट उपलब्ध होता है वो प्रायः उनको उपलब्ध नहीं होता है। एक घटना घटी, मान लीजिए कि किसी बिल्डर के यहाँ कोई घटना घट गई मुंबई में, परिवार उसके बाद से कोई घटना घटी, लेकिन केस हुआ, बिहार की औरत है, उसको यहाँ ले आएगा, केस लड़ने के लिए फिर मुंबई जाना पड़ेगा। जुरिडिक्शन जो है केस का पूरा मामला मुंबई में, कितने औरतों की माइग्रेंट की हिम्मत होगी, या उनको साधन होंगे, पैसे होंगे। ये तो मैं महिला क्या पुरुष के बारे में भी कर रहा हूँ। कोई बिल्डिंग बन रहा होता है, गिर के मर जाता है ऊपर से, बिल्डिंग बनते हुए समय में उसको बिल्डर कहता है कि हमारे स्टाफ नहीं है, क्योंकि ठेकेदार के जरिए आए हैं, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पता ही नहीं चलता है। फिर मामला को रफा दफा करने के लिए 10, 20, 25 हज़ार रुपया देकर के परिवार को एक टिकट देकर के उसका प्रॉपर्टी को वहाँ से भेज दिया जाता है। किसकी हिम्मत है, कौन माइग्रेंट जा करके मुंबई में उस बड़े बिल्डर के साथ जो कितने तरह तरह की चीजें करते हैं, वहाँ पर 10 मंजिल का बिल्डिंग बनाते हैं, बाद में एक्स्ट्रा, फिर बाद में FSI का परमिशन लेकर 18 मंजिल उसको कर लेते हैं। कितना इलीगल काम करते हैं ये वो लोग हैं जो कि अरबों में खेलते हैं। किस माइग्रेंट की हिम्मत है, कौन उससे लड़ पाता है? नहीं लड़ पाते हैं लोग। कुछ सपोर्ट सिस्टम सब डेवलप कर रहे हैं, तो NGOs ने कुछ अच्छा काम किया है और नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को टैकल किया जाए। लेकिन समस्या क्योंकि स्टेट साथ नहीं दे रहा है, जो पॉलिसी का जो सवाल है ना, स्टेट पॉलिसी का, स्टेट साथ नहीं है। स्टेट हर बार जो गुनाहगार हैं उनके साथ खड़ा है। बहुत कम केसेस में होता है कि जब स्टेट पूरी तरह से आपके साथ खड़ा, वैसे केसेस में आपको कई बार न्याय मिल भी जाता है, लेकिन इसके बहुत कम गिनती के उंगली पर आप गिन लें ऐसे ही कारण। तो कुल मिला के माइग्रेंट औरतों के साथ जो समस्या है वो यही होता है कि जब आप एक दूसरे माहौल में जाते हैं, जब वहाँ की अपनी औरतों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इनको तो और नहीं मालूम होता, इनके सपोर्ट सिस्टम और नहीं। सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सवाल करने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सवाल दिए जो कि सोचने पे मजबूर करेंगे। आपने बहुत अच्छी बातें की, सोच पे जोर करना होगा और चिंतन करना होगा। सफ़र अभी लंबा है। और इसके पहले कि मैं रेशमा जी को आमंत्रित करूं बोलने के लिए, मैं साक्षी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। वो लगातार खड़ी हैं और साइन लैंग्वेज में डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए और कोई चीज़ उनके लिए शेयर उनको देते हैं, काफ़ी देर से खड़ी है। नहीं, आप आराम से वहाँ बैठ के बात करें।